टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की एक वो प्रॉपर्टी होती है जो उसी कंडक्टर में से बहने वाली करंट को उसमें से बहने से रोकती है। मतलब किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें से बहने वाली करंट का क्या करे, अपोज करे। हमें पता है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपकी क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो है ओम। लेकिन रेजिस्टेंस को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपकी। सबसे पहली है आपकी लेंथ किसी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि कोई कंडक्टर कोई वायर आपका जितना लंबा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि लेंथ रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? यानी कि कोई भी वायर कोई भी कंडक्टर जितनी लंबाई का होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। दूसरी जो चीज़ इफेक्ट करती है वो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस के आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ डिफरेंस होता है। नॉर्मल एरिया जो होता है आपका वो सिंपली जो आपको एरिया दिख रहा होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल एरिया होता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया में जैसे ये है, अगर हम इसको एक्सिस के परपेंडिकुलर काटेंगे, जब हम इसको एक्सिस के परपेंडिकुलर काटेंगे तो उसे काटने के बाद जो हमारे सामने सरफेस निकल कर आएगी वो हमारा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारा वो रेजिस्टेंस से कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एरिया अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मोटे तार जो होते हैं, मोटे मोटे जो वायर होते हैं, जिनका एरिया आपका ज़्यादा होता है उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है मतलब उनमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपका क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। थर्ड जो है अट्रैक्टिव चीज़ है आपकी वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल आपका किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें सोचने वाली बात ये है कि जो हमारा वायर है वो आपका अलग अलग मटेरियल से हम बना सकते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी और अपना अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके लिए जैसा मटेरियल होगा उसका रेजिस्टेंस हमारा वैसा ही होगा। इसलिए मटेरियल को उसके नेचर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियाँ वगैरह जो होती हैं उनको इस तरीके से कुछ गैप देकर के उनमें लगाया जाता है। यानी कि दो पटरियों को आपस में कुछ गैप उनके बीच में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आगे जब टेम्परेचर कुछ बढ़ता है, 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारा मेटल क्या होता है, मेल्ट करता है, पिघलता है। जब मेटल हमारा मेल्ट करेगा तो उसका जो लेंथ होगी उसकी लंबाई बढ़ेगी। यानी कि ये हमारी जो पटरियाँ लगी हुई हैं, अगर इनके बीच में टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, इनकी लंबाई क्या होगी, फिर बढ़ेगी, क्योंकि ये पिघलेंगे। ठीक है, जब इनकी लंबाई बढ़ेगी यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो हमें सीधा पता है जब लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो अपनी रेजिस्टेंस हमारा कैसा होगा, हाई होगा। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि अगर हमारा टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस सीधा सीधा बढ़ता है। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे टेम्परेचर की कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहाँ पर जो है आपको पता है कि मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने अभी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे, नंबर 1 और नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्या होगा, r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, क्या आ जाएगा हमारा r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं रो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, r इक्वल टू रो l अपॉन a। यानी कि जो यहाँ पर ये रो निकल कर आया है इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि जो हमारी यहाँ पर रो है इस रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो रेजिस्टिविटी इक्वल क्या है, रो इक्वल टू r अपॉन l। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, यानी कि इसका फॉर्मूला निकालना, ठीक है, इसकी डेरिवेशन। अब रेजिस्टिविटी की आप डेफिनेशन कैसे देंगे? डेफिनेशन सिंपल सी आप ऐसे देंगे कि एरिया जो है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, वो इक्वल टू आर। ठीक है, वो इक्वल टू आर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट आपकी मीटर। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि कोई एक वायर या कोई एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर की हो, ठीक है, कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर की हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर का हो। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर, कोई वायर जिसकी लेंथ आपकी 1 मीटर की है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर का है, तो उस समय पर वो वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, उस समय पर जो वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हमारा क्या होगा? रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर की हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 1 मीटर स्क्वायर का हो, उस समय पर वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हमारा वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यहाँ पर दिख रहा है कि एरिया की रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। ठीक है, आर की जगह ओम, इसका मीटर स्क्वायर ओम में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी हमारी? ओम मीटर। अब हमारा टॉपिक है सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस आपके लगे होते हैं वो एक के पीछे एक सीरीज में एक लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जैसे कि हमने मान लिया ये 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं आपकी, इस रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R1, इसको मान लिया R2 और ये मान लिया R3। यानी कि हमने मान लिया कि 3 रेजिस्टेंस जिनका नाम हमने R1, R2 और R3 दे दिया है वो एक दूसरे से सीरीज में अटैच है। ठीक है, बैटरी के साथ, 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये एक लाइन में लगे होंगे। ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पहला है, जो R1 वाला रजिस्टर हमारा, इसका पहला एंड बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा है और इसका दूसरा एंड R2 वाले के फर्स्ट एंड से जुड़ा है। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा एंड R3 के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है एंड सो ऑन। यानी कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो हमारे रेजिस्टेंसेस लगते हैं वो एक सीरीज में लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट हमारा जाएगा बैटरी से, जो I करंट जाएगा वो जो I इसमें जाएगा, यानी जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट हमारा इसमें जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में करंट समय कैसा रहता है? सेम रहता है, क्योंकि I कैसा होगा? सबका सेम होगा। जो करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका अलग अलग होगा। हमने मान लिया R1 का क्या होगा? V1, R2 का V2 और R3 का हमारा V3। यानी कि R1 वाले में करंट, R2 वाले में करंट और R3 वाले में करंट इन तीनों में सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो R1 में V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है। अब हमको क्या करना है? अब हमको ओम्स लॉ लेना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? V इक्वल टू IR। ठीक है, तो हम पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए क्या लेंगे? पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए V कितना था? V1 इक्वल टू I समय से था R1, जो कि हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे V2 इक्वल टू I R2 दूसरी हो गई और V3 इक्वल टू I R3 ये क्या होगी? हमारी तीसरी हो गई। यानी कि फर्स्ट वाले के लिए V1 इक्वल टू I समय सेम है, यहाँ पर I पहले वाले के लिए R1, V2 इक्वल टू I समय सेम है, दूसरे वाले के लिए R2 और V3 इक्वल टू I सेम है, तीसरे वाले के लिए R2। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I समय सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जब R1 R2 R3 ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद हमको यहाँ पर दिख रहा है कि R1 R2 R3, हम तीनों को क्या कह सकते हैं? कैपिटल R कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का टोटल ऐड जो होगा वो किसी के तो बराबर होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा? कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, और V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका D के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसको यानी कि V इक्वल टू I कैपिटल R बोल सकते हैं।
यानी कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं आपके, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं उनका टोटल किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस को निकाला जाता है वो ऐड करके निकाला जाता है।